हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सब्जियां, और इन सब्जियों के अंतर्गत भी एक सब टॉपिक है जो कि कुकुरबिटेसी कुल होता है। उसके अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण सब्जियां आती हैं उन सभी का, यानी कि उसके अंतर्गत जितने भी फसलें आती हैं कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत, उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे, वो भी चित्र के माध्यम से। और इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में 2-4 प्रश्न बन ही जाते हैं, इसलिए हम ये स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं। और जो आपकी एग्रोनॉमी की जो सीरीज चल रही थी उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और आज हम लोग देखेंगे स्पेशल कुकुरबिटेसी कुल की कुछ महत्वपूर्ण सब्जियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, और जो ये सब्जियां हैं, इन सब्जियों में लगने वाले विभिन्न कीट, रोग इत्यादि का भी हम इमेज के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इससे क्या होता है, जब इमेज के माध्यम से हम जब किसी रोग या कीट के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसका एक इमेज हमारे माइंड में बन जाता है, और जब एग्ज़ाम में कभी भी कोई प्रश्न आता है कि ये कीट या रोग किस में लगता है, तो हम लोग आसानी से वहाँ वो प्रश्न हल कर ले जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक इमेज बन चुका होता है। इसीलिए हमने इसमें इमेज के माध्यम से विभिन्न रोगों और कीटों को समझाने का प्रयास किया है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, आसमां भी आएगा जमीन पर उतर कर, आसमां भी आएगा जमीन पे उतर कर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। दोस्तों, हमें इस हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि वर्तमान समय की डिमांड हार्ड वर्क नहीं बल्कि क्या हो गई है, हार्ड वर्क नहीं बल्कि क्या हो चुकी है, स्मार्ट वर्क। क्योंकि अगर जब तक कि हम स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तब तक कि हम सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ देखते हैं फर्स्ट स्लाइड जो रही आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर लौकी, जिसे बॉटल गार्ड भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है लीजेनेरिया सिसेरिया। क्या नाम है? लीजेनेरिया सिसेरिया। कुछ हमारे भाई ऐसे लोग भी हैं जो कहते थे कि आप सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराइए, तो हमने यहाँ पे प्रयास किया है, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं लोगों के, तो उनका हमने हिंदी ट्रांसलेट भी किया है, तो आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, यानी कि बॉटिकल नेम जो है, लीजेनेरिया सिसेरिया है लौकी का। ठीक है, इसकी बीज दर की बात करते हैं, तो बीज दर जो होती है बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। और डिस्टेंस की बात करें, बुआई के लिए जो दूरी होती है वो 2.5 से 2.5 इंटू 0.75 मीटर, यानी कि लाइन टू लाइन जो दूरी होती है, लाइन से लाइन की दूरी यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर, और पौध से पौध की दूरी जो होती है 0.75 मीटर रखी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण किस्में दी गई हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आता ही है ऐसे कि इनमें से कौन सी किस्म, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी किस्म लौकी की है, तो आप लोगों को उसे पहचान करके बताना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण किस्में: पूसा मेघदूत, पूसा नवीन, थार समृद्धि, अर्का बिहार, पूसा समर, प्रोफोलिक राउंड। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इसकी वैरायटियाँ हैं। इनको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स बुक में, और इन्हें एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मैचिंग वर्ड में रख दिया जाता है, तो वहाँ पे कुछ एक साइड में वैरायटियाँ होंगी, एक तरफ इनके नाम होंगे, कॉमन नेम, और उनको मैच कराना होता है। इसलिए आप ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए करेला, ये भी कुकुरबिटेसी कुल का एक महत्वपूर्ण कुकुरबिटेसी कुल की एक महत्वपूर्ण फसल है,
और इसका जो बॉटिकल नेम होता है मोमोर्डिका चरेंसिया। ठीक है, क्या नाम है? मोमोर्डिका चरेंसिया। कुछ लोग इसे करेंसिया, कुछ लोग इसे करेंसिया भी पढ़ते हैं या मोमोर्डिका चरेंसिया। आप अपनी सुविधानुसार इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि उसमें कुछ ना कुछ पढ़ने में लोगों में अंतर रहता है, कुछ स्पेलिंग ऐसी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका जो नाम है, वानस्पतिक नाम मोमोर्डिका चरेंसिया। ठीक है, और फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी है कुकुरबिटेसी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में इसका नाम लिखा गया है। और बीज दर की बात की जाए तो इसकी जो बीज दर होती है करेले की, वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिटर गार्ड कहा जाता है। आगे देखते हैं, दूरी की बात कर लेते हैं। इसकी जो रोपाई की दूरी होती है बिटर गार्ड की, वो कितनी होती है? डिस्टेंस 1.25 से 0.50 मीटर, यहाँ पे क्रॉस होगा। ठीक है, जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है 1.25 मीटर, और पौध से पौध की दूरी जो होती है 0.50 मीटर रखी जाती है। करेले में जो कड़वाहट होती है दोस्तों, वो मोमोर्डिकोसाइट के कारण होती है। किसके कारण होती है? मोमोर्डिकोसाइट के कारण होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे यूपीएससी की बात कर लें या यूपीपीएससी की बात कर लें, सभी जगह ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, और चाहे एलटी ग्रेड की बात कर लें। ठीक है दोस्तों, कुछ दोस्तों ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर क्या आप जो एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर की क्लासें अलग से चला रहे हैं? तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूं कि ये जो सेशन चल रहा है ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो चाहे यूपीपीएससी की बात कर ली जाए एलटी ग्रेड, या टीएचटी पीएचटी की बात कर ली जाए, या फिर यूपीएससी के अंतर्गत होने वाले एग्ज़ाम जैसे केन सुपरवाइज़र और टेक्निकल असिस्टेंट, और वहीं पर एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्रीकल्चर कैडेट। ठीक है, सभी जगह इन टॉपिकों से प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेशल ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ यूपीएससी के लिए है या यूपीपीएससी के लिए है या एलटी ग्रेड के लिए है। तो दोस्तों ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे एक बार अवश्य देखें। अब हम आगे देखते हैं इसमें करेले का जो पोषक मान होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है इसकी। करेले में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, बी, सी पाए जाते हैं। इसके अलावा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, आयरन, करेले में आयरन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब बात कर लेते हैं जलवायु की। करेले के लिए जो जलवायु होती है ग्रीष्मकाल, यानी कि जो ग्रीष्मकाल की किस मतलब ऋतु की फसल है? ग्रीष्मकाल की। ठीक है, मतलब ये गर्मी में इसकी फसल बहुत ही अच्छी होती है। और आगे हम बात करते हैं भूमि। इसके लिए भूमि की जो आवश्यकता होती है वो कैसी होती है? दोमट। कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? दोमट। कि दोमट भूमि में इसकी जो खेती होती है बहुत ही अच्छी होती है। और बीज बोने का जो इसका समय है करेले का, ये मैदानी क्षेत्रों में बात की जाए तो फरवरी मार्च, तथा वर्षाकालीन फसल जुलाई में बोई जाती है। और वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्र में बात कर ली जाए तो इसकी जो बुआई होती है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। ठीक है, खाद एवं उर्वरक की बात कर ली जाए तो इसके लिए जो उर्वरक की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन 80 kg, फास्फोरस 80 kg और पोटास 80 kg की मात्रा जो है वो खेत में डालनी चाहिए। और यहाँ पे सिंचाई की अगर बात कर ली जाए तो सिंचाई जो होती है भिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग आवश्यकता होती है। और वैसे जो इसकी सिंचाई होती है वो 8 से 10 दिन के अंतराल पर की जाती है। ठीक है, अगर मृदा में नमी कम पड़ रही है तो हम समय सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि जो इसका पौधा होता है अगर खेत में नमी बिल्कुल कम होगी तो ये बहुत जल्दी मुरझा जाता है। ठीक है,
और उसके बाद हार्वेस्टिंग यानी सलवन की बात करें तो हरे एवं मृदु, यहाँ पे मृदु लिख गया है, ये होगा मृदु। क्या होगा? मृदु, मृदु फल। हरे एवं मृदु फलों को सख्त होने से पहले तोड़ना चाहिए, यानी कि फल जो होते हैं वो मतलब हरे हों और मृदु हों, उसी अवस्था में मतलब फलों की हार्वेस्टिंग की जाती है। अधिक कठोर, ठीक है, या पीले फल सब्जी के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट फसल है कद्दू, जिसे काशी फल या सीताफल भी कहा जाता है और इंग्लिश में से पम्पकिन्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बॉटनिकल नेम की बात कर लें तो इसका बॉटनिकल नेम जो है कुकुरबिटा मॉसचेटा है। क्या है? कुकुरबिटा मॉसचेटा, और हिंदी में यहाँ पे इसका नाम लिखा गया है कुकुरबिटा मॉसचेटा, ठीक है। फैमिली की बात करें तो कुकुरबिटेसी कुल की एक महत्वपूर्ण फसल है, यहाँ पे हिंदी में नाम इसका लिखा गया। और बीज दर की बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कद्दू की फसल के लिए जो बीज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, इसे कद्दू, काशी फल या सीताफल भी कहा जाता है। तो कभी अगर एग्जाम में इन तीनों में से कोई नाम लिख के आए तो आप लोग वहाँ पे परेशान मत होना, क्योंकि तीनों इसी के नाम हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे कद्दू की कुछ महत्वपूर्ण वैरायटियाँ दी गई हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे इनकी वैरायटी, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे पढ़ना नहीं बल्कि यहीं पर इसे तैयार करना है, जिससे कि बार बार हमें ये मतलब इसकी तैयारी ना करनी पड़े। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि लास्ट में एक क्विज भी लगी हुई है और उस क्विज का प्रश्नों के जवाब आप लोग देंगे जो इन्हीं स्लाइडों से बनाई गई है। इसकी महत्वपूर्ण वैरायटियाँ हैं पंजाब सम्राट, PPH1, अर्का चंदन, अर्का सूर्यमुखी, पूसा अलंकार, किंगलेट, अल्ली येलो और प्रोल्फिक आदि, ठीक है। ये इसके महत्वपूर्ण वैरायटियाँ हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए। पंजाब सम्राट, PPH1, अर्का चंदन, अर्का सूर्यमुखी, पूसा अलंकार, किंगलेट, अल्ली येलो और प्रोल्फिक आदि, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये नेक्स्ट फसल आपके सामने दी गई है खरबूजा की, जिसे क्या कहते हैं? मस्क मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? मस्क मेलन। और इसके बॉटनिकल नेम की बात करें, इसका जो बॉटनिकल नेम है कुकमिस मेलो। क्या है? कुकमिस मेलो है, ठीक है। और बीज दर की बात की जाए तो इसकी जो बीज दर है वो 1.5 से 2 kg पर हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। और पीएच मान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमने इसमें स्लाइड में लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जो इसके लिए पीएच मान होता है, पीएच मान, तो इसके लिए उपयुक्त पीएच मान होता है 6 से 6.7, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और भूमि की तैयारी की बात की जाए तो भूमि की तैयारी के लिए 4 से 5 जुताइयाँ करनी चाहिए। और इसकी महत्वपूर्ण कुछ वैरायटी नीचे दी गई हैं, वैरायटियों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। कौन कौन सी वैरायटी दी गई यहाँ पे? महत्वपूर्ण इसकी वैरायटी है, महत्वपूर्ण किस्में पंजाब सुनहरी, मधुरस, हरा मधु, अर्का जीत, पंजाब रसीला, ठीक है। ये खरबूजे की महत्वपूर्ण वैरायटियाँ हैं। इसके अलावा कुछ वैरायटियाँ हैं, आप लोग एक बार सुन लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं। पूसा सरबती, पूसा मधुरस, दुर्गापुर, ठीक है। और पंजाब सुनहरी, कुताना एक वैरायटी भी इसकी होती है, जैकुबा, कैंपो, हरीधारी, लखनऊ सफ़ेद, ठीक है। इसकी एक वैरायटी लखनऊ सफ़ेद भी है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। लखनऊ सफ़ेद जो वैरायटी है वो खरबूजा की ही एक वैरायटी है, तो आप लोग एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है ककड़ी, जिसे लॉन्ग मेलो भी कहा जाता है, जो जिसका बैक साइड में इमेज भी दिया गया है। इधर दूसरी ककड़ी है और इसके साइड में जो दी गई उसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसका इमेज इसके बैकग्राउंड पे लगा हुआ है।
क्योंकि ये जो होती है बॉटनिकल नेम जो इसका होता है कुकुमिस मेलो होता है, और इसकी वैरायटी जो होती है यूटिलिस्मा होती है। ठीक है, यूटिलिस्मा। और बीज दर की बात करें ककड़ी के, तो ककड़ी के लिए जो बीज दर होती है वो 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ककड़ी के लिए जो बीज दर होती है वो कितनी आवश्यकता होती है? 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और ककड़ी की महत्वपूर्ण जो किस्में हैं, अर्का शीतल, मजनू की अंगुली और लखनऊ अगेती। लखनऊ सफ़ेद की अभी हमने जो बात की थी, तो लखनऊ सफ़ेद जो वैरायटी थी वो किसकी थी? वो खरबूजे की वैरायटी थी, लेकिन लखनऊ अगेती जो है वो किसकी है? ककड़ी की वैरायटी है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मतलब कुकुरबिटेसी कुल की कुछ महत्वपूर्ण सब्जियां दी गई हैं और उनके बॉटनिकल नेम दिए गए हैं। एक बार आइए इन्हें हम ध्यान से देखते हैं और यहीं पर इन्हें हम याद भी करने का प्रयास करेंगे। लौकी, जिसे बॉटल गार्ड भी कहा जाता है, और इसका बॉटनिकल नेम क्या है? लेजेनेरिया और सिक्रीरेरिया। क्या नाम है? सिक्रीरेरिया, लेनेजेरिया। ठीक है, लेजेनेरिया, सिक्रेरिया। काली तुरई की बात कर लेते हैं। काली तुरई जो होती है इसे रिज गार्ड भी कहा जाता है इंग्लिश में, और इसका ल्यूफा एकोटेंगुला। क्या नाम है? ल्यूफा एकोटेंगुला। और घिया तुरई जो होती है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पंज गार्ड कहते हैं। और इसके बॉटनिकल नेम की बात की जाए तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? लूफा सिलेंड्रिका। क्या नाम है? लूफा सिलेंड्रिका। अब हम बात करते हैं पेठा की, तो पेठा का इंग्लिश में क्या कहते हैं? आसगार्ड कहते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम जो होता है बैनिकेसा हिस्पीडा। ठीक है, क्या नाम होता है? बैनिकेसा हिस्पीडा। अब बात करते हैं टिंडा की, जिसे राउंड गार्ड भी कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम होता है सिट्रुलस वल्गेरिस। सिट्रुलस वल्गेरिस। ठीक है। परवल की बात करें तो इसे इंग्लिश में पॉइंटेड गार्ड कहते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम जो होता है ट्राइकोसैंथस डाइकोआ। इसका क्या नाम होता है? ट्राइकोसैंथस डाइओका। ठीक है, डाइओका। परवल का बॉटनिकल नेम होता है ट्राइकोसैंथस डाइओका। और खीरा ककम्बर की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम होता है कॉकमस सटाइवस। कॉकमस सटाइवस। ठीक है। तरबूज की बात करें वाटरमेलन, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है सिट्रुलस वल्गैरिस। क्या नाम होता है तरबूज का वाटरमेलन का? सिट्रुलस वल्गैरिस। ठीक है। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप लोग और यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं। लौकी यानी बॉटल गार्ड का नाम होता है लेजेंडरिया सिक्रेरिया। ठीक है। काली तुरई की बात करें रिज गार्ड की, जिसे इंग्लिश में रिज गार्ड भी कहा जाता है, ल्यूफा एकोटेंगुला। ठीक है, आकोटेंगुला। और घिया तुरई स्पंज गार्ड की बात करें तो ल्यूफा सिलेंड्रिका। अगर लूफा आगे लिख के आ रहा है तो ये आप लोग समझ जाएंगे कि ये तुरई की बात की जा रही है। तो ऐसे ऐसे इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। पेठा एसगार्ड, इसका बैनिकासा हिस्पीडा। क्या नाम है इसका बॉटनिकल नेम? बैनिकेसा हिस्पीडा। और टिंडा की बात की जाए राउंड गार्ड की, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है सिट्रुलस। क्या नाम है? सिट्रुलस वल्गैरिस। ठीक है। परवल की बात करें तो परवल को पॉइंटेड गार्ड इंग्लिश में कहा जाता है और इसे का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ट्राइकोसैंथस डाइओका। क्या नाम है? ट्राइकोसैंथस डाइओका। खीरा की बात की जाए तो खीरा का बॉटनिकल नेम है कॉकमस सटाइवस। और तरबूज वाटरमेलन की बात की जाए तो इसका नाम क्या है? सिट्रुलस वल्गैरिस। और खरबूजा का जो होता है बॉटनिकल नेम कुकुमिस मैलो होता है। ठीक है। ककड़ी का भी कुकुमिस मैलो होता है, उसके अंदर कई वैरायटीज़ होती हैं और जो खरबूजा का जो बॉटनिकल नेम होता है वो भी कुकुमिस मैलो होता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे ये इतनी फसलें और उसके बॉटनिकल नेम क्यों बताए हैं, तो आप लोगों को हम ये यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आप लोगों को बॉटनिकल नेम दिए जाएंगे एग्जाम में और उनके सामने उनके डिजीज़ या कुछ कॉमन नेम दे दिए जाते हैं और उनको आप लोगों को मैच कराना होता है। तो अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण फसलों के बॉटनिकल नेम नहीं पता है तो आप लोग उन्हें मैच नहीं करा पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसे शामिल करने का प्रयास किया है। ठीक है। और इसे आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे आसानी से याद भी कर पाएंगे।
आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे। अब यहाँ से शुरू होते हैं रोग। जो कुकुरबिटेसी वेजिटेबल्स होती हैं और उनमें लगने वाले जो रोग होते हैं उनके बारे में हम इमेज के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मोज़ेक। मोज़ेक जो रोग होता है ये कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाला क्या होता है, वायरस जनित। किससे लगता है, वायरस से। ठीक है, और इससे प्रभावित जो होती है पत्तियां चितकबरी यानी कि मोटेल्ड हो जाती हैं और फल भी जो होते हैं चितकबरे हो जाते हैं तथा उनका आकार भी जो होता है खराब हो जाता है। उनका आकार भी चेंज हो जाता है जब इस रोग से प्रभावित होता है और बीज जनित रोग होता है तथा ये एफिड्स द्वारा फैलता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा फैलता है, एफिड्स के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। कैसी हो जाती है, सिकुड़ के छोटी छोटी हो जाती हैं। वायरस का अधिक प्रकोप होने पर पौधा सूख भी जाता है और इनके फल जो होते हैं, फलों का आकार जो होता है कुप्रभावित, यानी कि वो उनका आकार जो होता है चेंज हो जाता है, टेढ़े मेढ़े फल हो जाते हैं और फल के ऊपर मतलब चित्तियाँ पड़ जाती हैं। यानी कि जैसे कद्दू का रंग हरा या हरा पीला होता है तो उसका जो कलर होगा वो चेंज होके कैसे हो जाएगा, कुछ भाग उसका हरा होगा, उस पर क्या हो जाएगा, जो पीली पीली चित्तियाँ काफ़ी पड़ जाएंगी या काफ़ी भाग जो होता है पीला हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, पैदावार का भी प्रभावित हो जाती है। और इस रोग के लिए नियंत्रण की बात करें तो इस रोग के लिए कोई खास नियंत्रण नहीं है। अब वर्तमान समय में बहुत सी क्या हो गई रोग, इसके मतलब इसके लिए बहुत सी ऐसी वैरायटियाँ निकाली गई हैं जो कि इस रोग के प्रति प्रतिरोधी हैं। ठीक है, जैसे यहीं पे बात कर लें, जैसे खरबूजा के लिए एक वैरायटी आई थी तो पंजाब रसीला, जो कि डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए के प्रति प्रतिरोधी है। ठीक है, और यहीं पे हम बात करते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण यहीं पे नियंत्रण इसके देख लेते हैं। नियंत्रण के लिए जो होता है एफिड्स के नियंत्रण कीटनाशी का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि ये जो रोग होता है बीज जनित होता है और एफिड्स के द्वारा ही फैलता है। तो एफिड्स के नियंत्रण के लिए कीटनाशी का हमें छिड़काव करना चाहिए और रोगी पौधों को उखाड़ कर क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर एक दो पौधे में खेत में दिखते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, उखाड़ कर जला देना चाहिए, क्योंकि मृदा जनित बीमारी होने के कारण इसका कोई खास नियंत्रण नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, ये बहुत ही हानिकारक कीट होता है। ये केवल कुकुरबिटेसी कुल में ही नहीं बल्कि इसका जो अटैक होता है वो अंगूर की फसल में, ठीक है, मटर की फसल में, सरसों में इत्यादि में भी इसका प्रकोप देखा गया है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कुकुरबिटेसी वेजिटेबल से संबंधित। ठीक है, तो ये जो होता है ये कवक जनित रोग होता है और मुख्यतः किस मौसम में होता है, गर्म मौसम में इसका प्रकोप होता है। इस रोग में क्या होता है, पहले पत्तियों की निचली सतह पर, बाद में उसकी ऊपरी सतह पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, यानी कि पाउडर नुमा जो होता है पत्तियों पर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, चूर्णिल आसिता रोग होगा, जो कि आप लोग इमेज में स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसके नियंत्रण के लिए कैराथेन 0.1% का छिड़काव करना चाहिए या गंधक चूर्ण या सल्फर की डस्टिंग की जानी चाहिए। इसके द्वारा हम इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है रोमल फफूंदी, जिसे डाउनी मिल्ड्यू या तुलसीदा रोग भी कहते हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तुलसीदा रोग। तो आप लोग परेशान न होना, क्योंकि तुलसीदा रोग जो है उसी को डाउनी मिल्ड्यू या रोमल फफूंदी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये भी एक कवक जनित रोग होता है जो कि सीडियोपर्नोस्पोरा क्यूबेंसिस जनित रोग होता है और मुख्यतः ये आर्द्रतापूर्ण स्थानों में, जिन स्थानों में आर्द्रता अधिक होती है उन स्थानों पर इसका प्रकोप अधिक होता है। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर लाल और भूरे रंग के नियमित धब्बे पड़ जाते हैं, यानी कि इस पर रेगुलर स्पॉट बनते हैं। कैसे, लाल और पीले रंग के, जो कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, इमेज भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और इसके नियंत्रण की बात की जाए तो इसके नियंत्रण के ब्रोडोमिक्सर जो आता है, ब्रोडोमिक्सर 2:2:50 का छिड़काव करना चाहिए या फिर ट्राइबेसिक कॉपर सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की डस्टिंग की जानी चाहिए। इसके अलावा कैरोथेन जो होता है 0.1% का घोल का स्प्रे भी इस पर लाभदायक पाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन कुछ रासायनिक दवाओं का स्प्रे करके इस रोग से निजात
काफ़ी हद तक पा सकते हैं। और यहाँ पे एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम में कैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आपको कवक, जो कवक का नाम दिया गया है सीडोपरनेस्पोरा क्यूबेंसिस, ये नाम लिख के आएगा। और आप लोगों को मैचिंग में भी आ सकता है, जो मैचिंग वर्ड आते हैं, या फिर 3-4 फसलों के वहाँ पे रोग के कारक दिए गए होंगे और एक ये भी दिया गया होगा। और आपसे पूछा जाएगा कि जो कद्दू वर्गीय फसलों में जो तुलसीता रोग या रोमल फफूंदी या डाउनी मिल्ड्यू लगता है वो किस कवक के द्वारा लगता है, तो आप लोगों को पहचान कर बताना होगा। इसलिए आप लोग ये जो नाम है इसका नाम साइंटिफिक नेम अवश्य याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। फल मक्खी बैक्टीरियोसेरा कुकुरबिटी। ठीक है, बैक्टीरियोसेरा कुकुरबिटी जो होता है ये इसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम है फल मक्खी का। इसे फ्रूट फ्लाई भी कहा जाता है। और ये जो एडल्ट मक्खी इसकी होती है, ये क्या होती है, छोटे फलों की छाल में, छोटे फलों की छाल काट कर उसमें अंडे देती है। कहाँ अंडे देती है, जो फल होते हैं, फलों की जो ऊपर के परत जो होती है, लेयर होती है, उसे काट कर उसके अंदर ये अपने अंडे रख देती है। और जो इसके कैटरपिलर होते हैं वो फल को अंदर से खाना स्टार्ट कर देते हैं और फल अंदर से सड़ जाता है। और इससे क्या होता है, बहुत ही आर्थिक हानि होती है और पूरा का पूरा फल खराब हो जाता है। और ये बहुत ही हानिकारक कीट है। और इसके नियंत्रण की बात की जाए तो इसका नियंत्रण भी थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नियंत्रण के उपाय यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ नियंत्रण के मतलब देख लीजिए कैसे कैसे इसका नियंत्रण हम पा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीट है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया फल मक्खी, तो इसका आप लोग नाम याद रखेंगे, बैक्टीरियोसेरा कुकुरबिटी, जो कि कद्दू वर्गीय फसलों में अटैक करती है। ठीक है, रोग की बात की जाए तो ये नियंत्रण की बात की जाए तो रोगी फलों को नष्ट कर देना चाहिए। नियंत्रण का एक आसान तरीका है, 50 लीटर पानी में 500 ग्राम गुड़, 50 ml मैलाथियान को मिलाकर क्या करना चाहिए, फसलों पर स्प्रे करना चाहिए। एसीफेट एक रसायन आता है, 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा का पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि हम काफ़ी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, और इसे पहचान लीजिए, ये है फल मक्खी आपके सामने। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ये है कद्दू का लाल कीड़ा, जिसे लाल भृंग भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे रेड पंपकिन बीटल भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम की इसकी बात की जाए तो रैफिडोप्लापा फोबिकोलिस, रैफिडोप्लापा फोबिकोलिस इसका जो है किसका नाम है, कद्दू के लाल कीड़े या लाल भृंग का जो साइंटिफिक नेम है रैफिडोप्लापा फोबिकोलिस। ये अत्यधिक हानिकारक कीट है। ये पौधों की भूमि की सतह के पास से काट देते हैं, जिससे क्या होते हैं, पौधे नीचे ही सूख जाते हैं, मर जाते हैं। इसका प्रकोप सर्वाधिक जो होता है मार्च अप्रैल के महीने में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये छोटे छोटे जो पौधे जब निकलते हैं तो उनको खा जाता है। ठीक है, जो कद्दू वर्गीय पौधे जो होते हैं तो उनके अंकुरण के समय ही ये अटैक करके उनको खा जाता है और ये बहुत ही हानिकारक कीट होता है। कद्दू वर्गीय फसलों का बहुत ही हानिकारक कीट है। इससे काफ़ी क्षति किसान को उठानी पड़ती है। बात करें इसके नियंत्रण की तो इसके नियंत्रण के लिए लिंडेन 1% धूल का बुरकाव करना चाहिए या कार्बोफ्यूरान जो आता है 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हमें फसल के ऊपर स्प्रे करना चाहिए, जिससे हम इससे नियंत्रण पा सकते हैं। और ये जो स्प्रे है हमें 10 दिन के अंतराल पे कम से कम करना चाहिए, जिससे हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इनको हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इनके फलों का जो प्रकार होता है उसे क्या कहते हैं, पेपो कहा जाता है। परवल का वानस्पतिक प्रवर्धन देख लीजिए, बाकी जो कुकुरबिटेसी कुल की मतलब फसलें हैं उनका जो प्रवर्धन होता है ज़्यादातर किसके द्वारा, तो बीज के द्वारा होता है। लेकिन परवल का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो वानस्पतिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, के माध्यम से किया जाता है। इस कुल को कुष्मांड कुल भी कहा जाता है। कभी कभी कुकुरबिटेसी कुल न लिख के वहाँ पे क्या आता है कुष्मांड कुल, तो आप लोग समझ जाना
कि कौन सा कुल है, कुकुरबिटेसी कुल की बात की जा रही है। और इनके जो बेल पे जो नर मादा पुष्प एक ही बेल पर पाए जाते हैं, अर्थात ये उभय लिंगाश्रायी या इन्हें द्विलिंगाश्रायी भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आया है कि जो कद्दू वर्गीय फसलें जो होती हैं इनमें जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप लोग बताएंगे उभय लिंगाश्रायी, क्योंकि नर मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। ठीक है। और परवल जो होती है ये उपोष्ण जलवायु की वर्षाकालीन फसल है। परवल जो है उपोष्ण जलवायु की वर्षाकालीन फसल है, जबकि अन्य जो कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं उन्हें गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ये भी एक अपवाद है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी पूछा गया है इनमें से कौन सी फसल जो है वो मतलब जिसे गर्म जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या देंगे, परवल। वहाँ पे परवल होगा, कद्दू होगा, खीरा होगा और 3-4 भी दिए गए होंगे। और एक यहाँ पे एक पॉइंट और भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जो कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं इन्हें क्या होता है, ये गर्म जो होते हैं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, और इनकी ज़्यादातर जो फसलें होती हैं वो पाला को सहन नहीं कर पाती हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इनके कुछ और भी जो इसमें कीट और रोग लगते हैं उनके बारे में आप लोग सुन लीजिए। इसमें माहू का भी अटैक होता है, किसका, माहू का। ठीक है, माहू भी इसमें लगता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कट वार्मर्स, जो कट वार्म्स होता है इसके जो कैटरपिलर होते हैं जो पत्तियों को खा जाते हैं और ये रात को नुकसान पहुंचाते हैं। जो कट वार्म्स होते हैं, कौन से, कट वार्म्स, कट वार्म्स, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखें। कट वार्म्स जो होते हैं इनके कैटरपिलर जो होते हैं पत्तियों को क्या होता है, पत्तियों को खा जाते हैं, और इनका अटैक जो होता है वो रात्रि में होता है और दिन में क्या होता है, मिट्टियों में छिप जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस पे जो उसका अटैक भी होता है, किसका, माहू का। और साथ ही साथ नेमेटोड का भी इस पे प्रभाव देखा गया है। नेमेटोड के कारण क्या होता है, इससे प्रभावित जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठें बन जाती हैं और पौधों की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। ठीक है। और अंततः क्या होता है, पौधा जो होता है कमज़ोर होकर सूख जाता है। और इसके नियंत्रण के बाद नेमेजिन का स्प्रे करना चाहिए और लंबे फसल चक्र को अपनाना चाहिए। जिन खेतों में नेमेटोड का मतलब अटैक हो रहा है उन खेतों में लंबे फसल चक्र को अपनाना चाहिए और नेमेजिन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ देखते हैं आगे। यहाँ से हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अभी अब तक के हम लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इनका जवाब आप लोग देंगे। बैनिकेसा हिस्पीडा किसका बॉटनिकल नेम है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पेठा, तरबूज, काशीफल, टिंडा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा पेठा, जिसे असगार्ड भी कहा जाता है, असगार्ड, GOURD। ठीक है, असगार्ड। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, बैनिकेसा हिस्पीडा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। कद्दू का मोज़ेक किसके द्वारा लगता है, बैक्टीरिया जनित है, फंजाई जनित है, शैवाल जनित है, वायरस जनित है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी आप लोगों को हमने पढ़ाया था। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा मोज़ेक जो लगता है वो वायरस जनित रोग होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। कॉकमस सटाइवस किसका बॉटनिकल नेम है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉकमस सटाइवस की बात करते हैं यहाँ पे। कॉकमस सटाइवस जो है ये किसका बॉटनिकल नेम है, आप लोग बताएंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा खीरा। ठीक है। और ककड़ी की बात करें तो इसका क्या होता है, कोकमिस मेलो होता है। तरबूज जो होता है, तरबूज का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तरबूज का बॉटनिकल नेम आप लोग बताइए, तरबूज का बॉटनिकल नेम क्या होता है। अभी हमने बताया भी था इसके बारे में। तरबूज का बॉटनिकल नेम आप लोग बताएंगे सिट्रस लेंटस, क्या नाम होता है, सिट्रस लेंटस। और टिंडा की बात की जाए, टिंडा जो होता है इसका भी बॉटनिकल नेम क्या होता है, सिट्रस लेंटस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे टिंडा का जो होता है आप लोग नोट कर लीजिए, सिट्रस
तरबूज का सिट्रस लेंटस होता है और टिंडा का जो होता है सिट्रस वल्गैरिस, वल्गैरिस, ठीक है, VULGARIS। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अर्का मधु किसकी किस्म है? खरबूजा की, तरबूज की, काशी फल की, टिंडा की। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा खरबूजा। अर्का मधु जो है किसकी किस्म है? खरबूजे की है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू रोग है कवक जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, ये जो रोग लगता है वो किसके द्वारा होता है? कवक जनित रोग होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कवक जनित रोग होता है और सीडोस्पोरस कोवेंसिस करके मैंने इसका नाम भी आप लोगों को अभी बताया था, सीडोस्पोरोपोरस कोवेंसिस, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ में। किस कद्दू वर्गीय फसल का वानस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है? परवल, खरबूजा, तरबूज, टिंडा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा परवल, पॉइंटेड गार्ड। इसका क्या होता है? वानस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है। बाकी जो होते हैं किसके द्वारा इनकी बुआई होती है? खरबूजा, तरबूज और टिंडा बीज द्वारा, ठीक है। फल मक्खी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई अंडे कहाँ पर देती है? मिट्टी के नीचे, पत्तियों के नीचे, फलों की छाल के नीचे, पेड़ों की छाल के नीचे। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जो फल मक्खी होती है ये अपने अंडे कहाँ पर देती है? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा फलों की छाल के नीचे। जो छोटे फल होते हैं उन्हीं फलों को काट कर उसी के अंदर ये अपने अंडे देती है और जिसके कैटरपिलर होते हैं वो अंदर से फलों को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? फल सड़ जाता है, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा फल वेस्ट हो जाता है। और इसी के साथ और आज के सेशन में यहीं तक दोस्तों, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कृपया एक बार इसे लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है। और आप लोगों को एक बार हम फिर दोबारा आप लोगों को हम सूचित करना चाहते हैं कि जो ये हम सेशन चला रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो LT ग्रेड की बात की जाए या UPSSC की बात की जाए या UPPSC की बात की जाए, ठीक है, और TGT PGT या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्रीकल्चर का, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में बनते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे और इसी के साथ हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।